हेलो दोस्तों। आज अपने बात करेंगे एग्रो इकोलॉजी की। कल अपने इकोलॉजी के बारे में पढ़ा था, उसके प्रिंसिपल्स पढ़े थे, उसके फैक्टर्स पढ़े थे, फिजिकल फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स पढ़े थे। आज अपने बात करेंगे एग्रो इकोलॉजी की। ठीक है। अब एग्रो इकोलॉजी जो ये टर्म है इसका क्या मीन्स है? एग्रो इकोलॉजी इस पूरी जो टर्म है इसका मीनिंग क्या है? एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर और इकोलॉजी मीन्स रिलेशन। किस चीज़ के बीच का रिलेशन? प्लांट्स और उसके इन्वायरमेंट का जो रिलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? एग्रो इकोलॉजी। कल अपन ने पढ़ा था इकोलॉजी का मतलब क्या? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनका जो उसके इन्वायरमेंट के साथ में रिलेशनशिप होता है उसको इकोलॉजी बोला जाता है। पर आज यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने एग्रो इकोलॉजी। तो यहाँ पे क्या होगा? तो जो भी प्लांट्स होते हैं, जो भी क्रॉप्स होते हैं, जो भी ट्रीज होती है, उनका अपने अपने इन्वायरमेंट के साथ में जो रिलेशनशिप है, उनका उनके साथ में इंट्रेक्शंस है, उसको क्या बोल दिया? एग्रो इकोलॉजी बोलती है। ठीक है। जो भी क्रॉपिंग पैटर्न होता है कोई भी चीज़ का, जो भी कहीं का भी कोई भी जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग शूट करना चाहिए। इसीलिए उसका जो इन्वायरमेंट है या फिर उसकी इकोलॉजी है वही डिसाइड करती है कि उस एरिया के अंदर कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है। अगर अपने बात करते हैं व्हाट इज एग्रो इकोलॉजी, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये क्या है? इंटीग्रेटेड अप्रोच है। किस किस की इंटीग्रेटेड अप्रोच है? जो साइमल्टेनियसली अप्लाई होती है कहाँ? इकोलॉजिकल और सोशल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ठीक है। ये जो प्रिंसिपल है एग्रो इकोलॉजी का, ये किस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है? फूड मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए, कि उसके अंदर क्रॉपिंग पैटर्न क्या रखना है, कितना फर्टिलाइजर डालेगा, कौन सा वहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न होएगा, कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम सिस्टम होएगा। ठीक है। ये सब कौन डिसाइड करता है? इकोलॉजी डिसाइड करती है। इसीलिए इस पूरे टाइम मैं इसको क्या बोल दिया? एग्रो इकोलॉजी। ठीक है। ये मेनली जो एग्रो इकोलॉजी है उसका मेन जो काम है वो क्या है? वो है उसका ऑप्टिमाइज करना। जो भी उसके रिलेशनशिप्स है इन्वायरमेंट के साथ में, प्लांट्स के इन्वायरमेंट के साथ में रिलेशनशिप है, उसके अंदर जो भी इंट्रैक्शंस है उनको ऑप्टिमाइज करना। चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन्स हो या फिर इन्वायरमेंट हो, इन तीनों चारों का जो भी इंटरेक्शन होता है उसको ऑप्टिमाइज करने को एग्रो इकोलॉजी बोल दिया। जब अपने सोशल एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हैं ना तो यहाँ पे अपने को ज़रूरत है कि अपने सस्टेनेबिलिटी और फेयर फूड सिस्टम को अपने ध्यान ध्यान में रखें। क्योंकि सोशल का मतलब क्या है? ह्यूमन। और ह्यूमंस का हमेशा से काम रहा है सस्टेनेबिलिटी को डिक्रीज करना। ह्यूमंस में सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं कि सस्टेनेबिलिटी पे ह्यूमंस बहुत काम करते हैं पर कुछ भी काम नहीं करते। ह्यूमंस का सभी का काम ही होता है सस्टेनेबिलिटी को कम करना, इन्वायरमेंट को डिस्ट्रक्ट करना, इन्वायरमेंट का डिस्ट्रक्शन करना। ठीक है। इसीलिए जो एग्रो इकोलॉजी है ये कोई नई इन्वेंशन नहीं है, ये सालों से चलती आ रही है एग्रो इकोलॉजी। चाहे फैमिली फार्मिंग हो, चाहे फैमिली फार्मिंग प्रैक्टिसेज हो, या फिर कोई सोशल मूवमेंट हो सस्टेनेबिलिटी के लिए, या फिर कोई पब्लिक पॉलिसीज़ वगैरह हो, ये सालों से चलती हुई आ रही है एग्रो इकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए। ये कोई नई इन्वेंशन नहीं है। ठीक है। अभी अभी जो एग्रो इकोलॉजी है उसका इंटरनेशनल और यूएन इंस्टीट्यूट के अंदर उसको पढ़ाना स्टार्ट किया गया है, उसका कोर्स स्टार्ट हुआ है। उसके बारे में लोगों ने, इंटरनेशनल और यूएन इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे उस चीज़ के बारे में बात करनी स्टार्ट की है। पर अगर अपने बुक्स से, किताबों से बाहर की देखें तो एग्रो इकोलॉजी जो टर्म है वो सालों से चलती हुई आ रही है। ये कोई नई टर्म नहीं है। ये केवल कन्वेंशनल नहीं है। इट इज़ नॉट ओनली इट्स नॉट ओनली कन्वेंशनल मोनोकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज अप्रोच बट ऑल्सो ये सस्टेनेबल है। ये केवल कन्वेंशनल नहीं है, मतलब ये कोई केवल पुरानी अप्रोच ही नहीं है, बल्कि ये सस्टेनेबिलिटी को भी मेंटेन करने में हेल्प करती है। रीजनरेट जो फार्मिंग सिस्टम है उनको रीजनरेट करने के लिए हेल्प करती है। ओके। ये क्या डाइवर्सिटी क्रिएट करती है? क्या करती है? डाइवर्सिटी क्रिएट करने पे हेल्प करने के लिए हेल्प करती है ताकि फूड प्रोडक्शन ज़्यादा हो। अगर पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रही है उस रेट से अगर फूड प्रोडक्शन नहीं होएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए उस चीज़ के लिए भी ये रिसाइलेंट है। ठीक है। जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहे हैं, क्लाइमेट को चेंज को देखते हुए भी ये उसकी सस्टेनेबिलिटी के अंदर हेल्प कर रही है। ठीक है। अब अगर अपने एग्रो इकोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले इकोलॉजी आती है, प्लांट्स का उसके इन्वायरमेंट के साथ में रिलेशन। एंथ्रोपोलॉजी आती है, सोशियोलॉजी आती है, एथनो इकोलॉजी आती है, बायोलॉजिकल कंट्रोल्स आते हैं। जो भी पेस्टिसाइड्स हो गए या फिर जो भी पैरासिटोइड्स होते हैं वो जनरली बायोलॉजिकल मेथड्स के अंदर आते हैं। पैरासिटोइड्स के अलावा भी काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बायोलॉजिकल कंट्रोल्स के अंदर आते हैं। इकोलॉजी का बायोलॉजिकल कंट्रोल भी किया जाता है। उसके बाद में अगर इकोनॉमी की बात करें तो इकोलॉजिकल इकोनॉमी को भी ये कवर करता है। बेसिक एग्रीकल्चर साइंसेज, क्योंकि इकोलॉजी क्या है, प्लांट एग्रो इकोलॉजी क्या है? एग्रीकल्चर और उसका जो भी फिजिकल इन्वायरमेंट है उसके साथ में इंटरेक्शन। और फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या आएगा? लाइट हो गया, वाटर हो गई, एयर हो गया, ये सब चीज़ें क्या है? इनका इंटरेक्शन ही तो होता है एग्रीकल्चर के अंदर प्लांट्स के साथ में। और जब इसकी अपने प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो वो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक होता है। ठीक है। अब जो ट्रेडिशनल फार्मर्स है उनको एज़ कम्पेयर टू अभी नई जनरेशन की बात करें तो उनके कंपेरेबल एग्री इकोलॉजी का ज़्यादा ज्ञान है उनको। ओके। अब एग्रो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स फॉर प्रोडक्टिव और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। प्रोडक्टिव और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए एग्रो इकोलॉजी के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? अपन ने जब इकोलॉजी की बात की थी उसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे? एनर्जी फ्लो। ठीक है। उसके बाद में क्या था? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। फिर क्या था? सक्सेशन।
और क्या था, डाइवर्सिटी, ये सब प्रिंसिपल्स थे किसके, इकोलॉजी के। पर जब अपने इसकी बात करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, मतलब जो एग्रो इकोलॉजी है उसकी क्या क्या प्रिंसिपल्स है। ये सेम रिसाइकलिंग ऑफ बायोमास के लिए काम करता है, उसको इन्हांस करता है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को ऑप्टिमाइज करता है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, और जो बैलेंस न्यूट्रिएंट्स है उनको बैलेंस किया जाता है। फेवरेबल सॉइल कंडीशंस को सिक्योर करना प्लांट ग्रोथ के लिए, क्योंकि अगर अपने सॉइल को डिग्रेड करते जाएंगे तो फिर प्लांट ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और अब ये जो भी फेवरेबल सॉइल कंडीशंस है वो कैसे मेंटेन करेंगे, अपने ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको देना, सॉइल की बायोटिक एक्टिविटी को इन्हांस करना, ये सब काम होता है एग्रो इकोलॉजी के अंदर। अब फ्लो ऑफ सोलर रेडिएशन को मिनिमाइज करना, फ्लो ऑफ सोलर रेडिएशन को बढ़ाना, और उसके जो लॉसेज है उनको मिनिमाइज करना, एयर और वाटर के लॉसेज को मिनिमाइज करना, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग को अच्छे से करना, सॉइल का मैनेजमेंट करना, ये सब के प्रिंसिपल्स आ जाते हैं एग्रो इकोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब सेम वही उसमें भी अपन ने पढ़ा था कि इकोलॉजी की इसमें प्रिंसिपल्स में कि वो क्या करते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए भी इकोलॉजी काम करती है, उसी तरीके से एग्रो इकोलॉजी भी उसकी जेनेटिक और स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करती है। बेनिफिशियल बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस होते हैं, और सिनर्जिज्म मतलब एक दूसरे के साथ में पॉजिटिव तरीके से बिहेव करने को। ठीक है, उसके बाद में ये जो प्रिंसिपल्स है वो इस तरह से अप्लाई किए जाते हैं काफ़ी सारे टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज के अंदर, कि प्रत्येक का प्रोडक्टिविटी उसकी स्टेबिलिटी और रिसाइलेंसी के अंदर उसका अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं विद इन फार्म सिस्टम, कि लोकल में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या रिसोर्सेज है, या फिर कौन से रिसोर्स की कमी है, इसके अकॉर्डिंग अपने क्रॉपिंग पैटर्न देखते हैं, तो फिर उसकी प्रोडक्टिविटी और स्टेबिलिटी के अंदर भी उसका बहुत ज़्यादा रोल होएगा। जो एग्रो इकोलॉजिकल डिज़ाइन है उसका अल्टीमेट गोल क्या है, टू इंटीग्रेट कंपोनेंट्स सो दैट ओवरऑल बायोलॉजिकल एफिशिएंसी इज इम्प्रूव्ड। ओवरऑल गोल क्या है इकोलॉजिकल डिज़ाइंस का, कि जो कंपोनेंट्स है उनको इंटीग्रेट करना, ताकि जो ओवरऑल बायोलॉजिकल एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव किया जा सके, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जा सके, और जो एग्रो इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी है उसको प्रिजर्व किया जा सके, ताकि सस्टेनेबिलिटी, मेन जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली टर्म है वो है सस्टेनेबिलिटी। सब कुछ सस्टेनेबिलिटी के लिए किया जाता है, ताकि फ्यूचर नीड्स को ध्यान में रखा जा सके। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं, अब ये जितने भी अपन ने एग्रो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, चाहे वो एनर्जी फ्लो हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो, चाहे वो डाइवर्सिटी हो, ठीक है, चाहे वो एयर वाटर का मैनेजमेंट हो, ठीक है, ये सभी प्रिंसिपल्स कौन अडोप्ट किए जाते हैं, जो लोकल प्रैक्टिसेस होती है उनके अंदर। मैंने बोला था ना, एग्रो इकोलॉजी का नॉलेज रूरल पीपल्स को ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अर्बन लोग्स। ठीक है, और ये कौन कौन से प्रोसेस के अंदर अडोप्ट किए जाते हैं, सबसे पहला ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेशन के अंदर, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के अंदर, बायोटिक पेस्ट रेगुलेशन के अंदर, वाटर कंजर्वेशन के अंदर। ये सभी एग्रो इकोलॉजिकल के प्रिंसिपल्स के प्रोसेस है जिनके अंदर एग्रो इकोलॉजी को लाया जाता है या फिर वहाँ पे अडोप्ट किया जाता है। ये जितने भी प्रोसेस है, चाहे वो ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेशन हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो, चाहे वो बायोटिक पेस्ट रेगुलेशन हो, या फिर वाटर कंजर्वेशन हो, ये चारों के चारों क्या करते हैं, जो प्लांट की हेल्थ है, सॉइल की हेल्थ है, उसको इंप्रूव करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, टोटल प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करते हैं, और एग्रो इकोसिस्टम है उसको टॉलरेंस बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए जो भी इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है, जो भी एग्रो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है, ठीक है, उनका मेन क्या काम है, प्लांट्स की हेल्थ को इम्प्रूव करना। दूसरी क्या है, जो भी सॉइल फर्टिलिटी है उसको इम्प्रूव करना। तीसरा क्या है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। ठीक है, चौथा क्या है, जो एग्रो इकोसिस्टम है उसको टॉलरेंट बनाना। ठीक है, अब अपने बात करते हैं एलिमेंट्स, जो भी एग्रो इकोलॉजी है उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एग्रो इकोलॉजी। ठीक है, तो एग्रो इकोलॉजी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है एग्रो इकोलॉजिकल सिस्टम्स की, और उनकी जो भी अप्रोचेज है, क्या बोला मैं, जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है एग्रो इकोसिस्टम की और जो भी उनकी अप्रोचेज है, ठीक है, किसमें, इन्वायरमेंट में, जो एग्रो इकोलॉजी है उसको इनेबल करने के लिए उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी पॉलिसी बनानी है एग्रो इकोसिस्टम से रिलेटेड, तो उसके लिए फिर अपने को जो एलिमेंट्स है वो पॉलिसी मेकर की तरह काम करते हैं। एलिमेंट्स क्या है, कोई भी अपने पॉलिसी बना रहे हैं तो उसके लिए पॉलिसी मेकर की तरह काम करते हैं, चाहे वो अपने पॉलिसी का प्लानिंग कर रहे हैं या फिर उस पॉलिसी को मैनेज करना है, चाहे उसको इवेलुएट करना है, हर जगह पे अपने को इसके एलिमेंट्स काम आएंगे। ठीक है, अब एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले इसका एलिमेंट होता है डाइवर्सिटी। कोई भी एग्रो इकोसिस्टम का या फिर कोई भी एग्रो इकोलॉजिकल ट्रांजिशंस का जो की रोल प्ले करता है वो है डाइवर्सिफिकेशन। जितनी ज़्यादा किसी इकोसिस्टम के अंदर डाइवर्सिटी ज़्यादा होएगी, डाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होएगी, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होएगी। मतलब डाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, चाहे वो क्यों, क्योंकि ये इंश्योर करता है फूड की सिक्योरिटी को। जितने ज़्यादा टाइप्स के प्लांट्स होंगे उतना उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उतने टाइप्स के फ्रूट्स ज़्यादा मिलेंगे, उतना
जो भी फूड है, फीड है, लोगों को वो ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो फूड सिक्योरिटी की बात करें अपने, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको इन्हांस करने की बात करें, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन की बात करें, चाहे उनका कंजर्वेशन की बात करें, डाइवर्सिटी एक की रोल प्ले करती है। फिर सेकंड जो एलिमेंट है वो सिनर्जीज। ठीक है, सिनर्जीज का मैंने बताया था, कोई भी चीज़ में, दो चीज़ में अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशन है, मीन्स इसके ए के कारण से बी को फायदा हो रहा है और बी के कारण से ए को फायदा हो रहा है, तो उसको सिनर्जिस्टिक इफेक्ट बोला जाता है। ये क्या है, फूड सिस्टम को इन्हांस करने में हेल्प करता है, प्रोडक्शन को इन्हांस करने में हेल्प करता है और मल्टीपल इकोसिस्टम सर्विस को इन्हांस करता है। इसकी बात करें सिनर्जी, सीधी सी बात है। अब अगर तुम्हें ए को बी से फ़ायदा हो रहा है और बी को ए से फ़ायदा हो रहा है, तो वो तो काम की बात है ना। अगर इनके अंदर कंपटीशन जीरो है तो वो तो अच्छी बात है ना। फिर अपने बात करते हैं थर्ड एलिमेंट का, हुआ है एफिशिएंसी। जो इकोसिस्टम है वो एग्रीकल्चर में हो या फिर कोई निके प्रोडक्शन में हो, कहीं पे भी हो, वो उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज ही करता है। जो इनोवेटिव एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेज है वो हमेशा उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा ही। रिसाइलेंस का मतलब मैंने बताया था कि टॉलरेंस कोई भी चीज़ के लिए, चाहे वो पीपल हो, चाहे वो कम्युनिटी हो या फिर इकोसिस्टम हो, उनकी अगर टॉलरेंस ज़्यादा है तो वो उस फूड के लिए सूटेबल ज़्यादा होंगे, एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए उस सस्टेनेबल ज़्यादा होंगे। ओके, उसके बाद में आता है रिसाइकलिंग। न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग हो या फिर रिसोर्स की रिसाइकलिंग हो, कोई भी चीज़ की रिसाइकलिंग हो, रिसाइकलिंग जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या है, वो एफिशिएंटली यूज़ हो रही है। ओके, उससे अपने बाई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बाई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो मतलब क्या, उसका अपने अच्छे से उपयोग कर रहे हैं। अगर रिसोर्सेज का रिसाइकलिंग नहीं होएगा, अगर कोई भी रिसोर्सेज है उनका अगर रिसाइकलिंग नहीं होगा तो वो तो धीरे धीरे करते ख़त्म हो जाएंगे। फिर आता है को क्रिएशन एंड शेयरिंग ऑफ नॉलेज। इकोलॉजी में सबसे मेन जो पॉइंट है वो होता है शेयरिंग ऑफ नॉलेज। जितना मुझे आता है वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, जितना तुम्हें आता है वो तुम मुझे सिखा दो। ओके, इसीलिए एग्रीकल्चर इनोवेशंस रिस्पॉन्ड करते हैं बेटर टू लोकल चैलेंजेस व्हेन दे आर को क्रिएटेड। ऐसे एग्रीकल्चर इनोवेशंस जो को क्रिएटेड होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा लोगों का मिल के बनाया होता है, वो बेटर रिस्पॉन्स करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। ह्यूमन्स और सोशल वैल्यूज़। ओके, अगर लोग ही इस चीज़ के लिए जागरूक नहीं रहेंगे, लोग ही इस चीज़ के लिए अगर इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, तो फिर कौन उस चीज़ को प्रोटेक्ट करेगा और कौन इंप्रूव करेगा रूरल लाइवलीहुड को? सोशल वेलबींग्स का कौन ध्यान रखेगा फिर? इसीलिए ह्यूमन्स और सोशल वैल्यूज़ भी क्या एक एलिमेंट है किसका, एग्रो इकोसिस्टम का। अब लोग ही, फार्मर्स ही अगर फूड नहीं लगाएंगे, वीट को ग्रो नहीं करेंगे, राइस को ग्रो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर वो ग्रो नहीं करेंगे तो फिर क्या होएगा, उस चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाएगी। कल्चरल और फूड ट्रेडिशंस, हर ये कल्चरल और फूड ट्रेडिशंस है वो भी डिसाइड करता है उसकी क्रॉपिंग पैटर्न को एग्रीकल्चर के अंदर। क्योंकि जहाँ पे नॉन वेज नहीं खा रहे लोग, वहाँ पे वेज ज़्यादा खाएंगे, इसका मतलब वहाँ पे क्रॉप्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, पर वहाँ फिशेज़ और जो भी नॉन वेजिटेरियन थिंग्स है उनकी क्या यूज़ कम होएगा उनका। जबकि वहीं अपने अगर बात करें कि जहाँ पे वेज नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं, तो वहाँ पे तो क्या वेज की रिक्वायरमेंट कम होगी एज़ कम्पेयर टू दूसरे स्टेट्स में। बाय सपोर्टिंग हेल्दी एंड डाइवर्सिफाइड कल्चरली, बाय सपोर्टिंग हेल्दी डाइवर्सिफाइड एंड कल्चरली अप्रोप्रिएट डाइट, एग्रो इकोलॉजी कंट्रीब्यूट टू फूड सिक्योरिटी में भी ये हेल्प करता है। किसमें? फूड सिक्योरिटी के अंदर और न्यूट्रिशन के अंदर भी, वाइल मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो अभी तक अपन ने कौन कौन से एलिमेंट पढ़ लिए? सबसे पहले डाइवर्सिटी, दूसरा सिनर्जीज, तीसरा एफिशिएंसी, चौथा रिसाइलेंस, पांचवा रिसाइकलिंग, छठा को क्रिएशन एंड शेयरिंग ऑफ नॉलेज, ह्यूमन एंड सोशल वैल्यूज, कल्चरल एंड फूड ट्रेडिशंस। कौन कौन से हो गए? डाइवर्सिटी, कौन कौन से हो गए? डाइवर्सिटी, सिनर्जीज, एफिशिएंसी, रिसाइलेंस, रिसाइकलिंग, को क्रिएशन एंड शेयरिंग ऑफ नॉलेज, ह्यूमन एंड सोशल वैल्यूज, कल्चरल एंड फूड ट्रेडिशंस। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं इनेबलिंग इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस। अगर अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से नहीं रखेंगे तो फिर इकोसिस्टम कैसे ही सही रहेगा। अगर अपने को सस्टेनेबल फूड प्रोड्यूस करना है या फिर एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट्स प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए इफेक्टिव गवर्नेंस जरूरी है कि उस चीज़ को अपने कैसे गवर्न करेंगे, कैसे चलाएंगे उन मैकेनिज्म को डिफरेंट स्केल्स पे, चाहे वो लोकल हो या फिर नेशनल हो या फिर ग्लोबल लेवल पे हो। अगर अपने को उस चीज़ की गवर्नेंस का ही नहीं मालूम होगा, उसको चलाना कैसा है, चलाना कैसे है, उस चीज़ को रन कैसे करनी है, तो फिर अपने उस चीज़ को फिर आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे। फिर आता है सर्कुलर और सॉलिडेरिटी इकोनॉमी। ठीक है, सर्कुलर और सॉलिडेरिटी इकोनॉमीज रिकनेक्ट करते हैं और प्रोड्यूसर्स को और कंज्यूमर्स को, और इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं फॉर लिविंग विद इन आवर प्लानेटरी बाउंड्रीज while ensuring the social foundation for inclusive and sustainable development। ठीक है, उसके बाद में आते हैं, ये हो गए सभी के सभी एलिमेंट्स। फिर अपने बात करते हैं एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग। एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग क्या होती है? इट नीड टू बी इट इज़ नीडेड टू प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग करना पड़ेगा, अपन ने पहले भी पढ़ा था।
ओके, उसके बाद में इसके अंदर जो इनपुट्स है वो कम डालने पड़ेंगे, चाहे वो इनपुट्स को अपने लिमिटेड अमाउंट के अंदर डालें। ऐसा नहीं कि अपने अनलिमिटेड उसके अंदर बहाए जा रहे हैं, क्योंकि उसके फिर नेगेटिव इफेक्ट्स शो होने लग जाएंगे। फिर क्रॉप्स और जो लाइव स्टॉक फार्मिंग है उनको इंटीग्रेट करो, स्पीसीज़ को डाइवर्सिफाई करो। मतलब जितने भी चीज़ें अपने एग्रो इकोसिस्टम के प्रिंसिपल्स के अंदर पड़ी है वो सभी के सभी यहाँ पे अपने को अप्लाई करनी है। क्या क्या चीज़? रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी है, एनर्जी फ्लो का ज़रूरी है, ओके, इंटीग्रेशन का ज़रूरी है क्रॉप्स और लाइव स्टॉक का, डाइवर्सिफिकेशन का ज़रूरी है, ओके। उसके बाद में क्रॉप और लाइव स्टॉक म्यूचुअली बेनिफिट कर सकते हैं अपने को रेदर देन इंडिविजुअल, ओके। ये क्या हो गया? एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग के अंदर आ गया। अब अपने एलिमेंट्स हो गए, एग्रो इकोलॉजी का अपने क्या क्या हो गया? सबसे पहले उसके प्रिंसिपल्स हुए थे, फिर क्या हुआ? उसके एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। अब कुछ जो एग्रो इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी एरियाज है उनके बारे में अपने बात करेंगे। ये क्या है? इस तरफ सस्टेनेबल प्रोडक्शन मेथड्स है कि किस तरह से अपने उसको प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा ये क्या है? प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड्स है। ये क्या है? पार्टिसिपेशन और डिसीजन मेकिंग के हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर अपने को सस्टेनेबिलिटी और डाइवर्सिटी ऑफ फार्मिंग सिस्टम है, उसका सस्टेनेबिलिटी और डाइवर्सिटी मेंटेन करना है, तो वो क्या क्या इंक्लूड करता है? सबसे पहला, क्रॉप्स और एनिमल प्रोडक्शन को रिकनेक्ट करो, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स है वो एक दूसरे के साथ में यूज़ हो सके। या फिर जो बायोमास है उसको रिसाइकिल करो, ऑप्टिमाइज और न्यूट्रिएंट साइकिल को क्लोज कर दो। मतलब क्या? उन सब चीज़ों का ऑप्टिमाइजेशन करना और एक्सटर्नल डिपेंडेंस कम करना, क्योंकि जो अपने एनिमल फार्मिंग के अंदर या फिर लाइव स्टॉक फार्मिंग में जो जो चीज़ें अपने यूज़ करेंगे उनका जो आउटपुट होएगा या फिर एक तरीके से उनका एक्सक्रीटा होएगा वो अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे गोबर वगैरह हो गई, वो उनके न्यूट्रिएंट के अंदर काम आ सकते हैं। इसीलिए एक तरीके से वो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को भी हेल्प कर रहा है और एक्सटर्नल इनपुट्स के ऊपर डिपेंडेंस कम कर रहा है अपने, ठीक है। एक्सटर्नल इनपुट्स के ऊपर अगर अपनी डिपेंडेंस कम होगी तो फिर अपने क्या है? जो सॉइल कंडीशन है उसकी या फिर सॉइल स्ट्रक्चर की हेल्थ अच्छी होगी, ओके। ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा ऐड होएगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इंक्रीज होगी सॉइल के अंदर, ठीक है। क्योंकि अपने को मालूम है ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होएगा तो क्या होएगा? वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ज़्यादा होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ज़्यादा होंगे तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होएगी, ओके। फिर बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन करना फूड प्रोडक्शन के अंदर और कंजर्व करना जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स, ओके। उसके बाद में मिनिमाइज करना रिसोर्स लॉसेस को बाय मैनेजिंग माइक्रो क्लाइमेट को मैनेज करना और सॉइल कवर को इंक्रीज करना और वाटर हार्वेस्टिंग को इंक्रीज करके अपने रिसोर्स लॉसेस को कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये था अभी तक अपना सस्टेनेबिलिटी के लिए, ठीक है। अब प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एग्रो इकोलॉजिकल फ्रेमवर्क की बात करते हैं, तो रीजनलाइज्ड और जो रीलोकलाइज्ड एग्रो इकोलॉजिकल फूड सिस्टम है उसको फेयर प्राइस प्रोवाइड करना, जॉब्स को क्रिएट करना और कंज्यूमर्स को फार्मर से रिकनेक्ट करना, ताकि जो बिचौलिए हैं वो पैसे ना खा सके, ओके। उसके बाद में मिनिमम इंडस्ट्रियलाइज्ड इनपुट्स को प्रोवाइड करना फूड के अंदर, ओके। और जो भी इनोवेटिव कम्युनिटी है या फिर डिसेंट्रलाइज्ड और इनोवेटिव कम्युनिटीज़ है वो क्या करें? लोकल डेवलपमेंट को लीड करें। क्यों? क्योंकि उनके उनके पास में कुछ आइडियाज़ होंगे जो उनके साथ में शेयर करके वो उनको हैंडल कर सकते हैं, जो भी रूरल पीपल्स होते हैं उनको वो एज ए लीडर की तरह काम कर सकते हैं, वहाँ पे रूरल का डेवलपमेंट करवा सकते हैं, वो लैंड को एसेस दे सकते हैं लोगों के लिए, ओके। उसके बाद में अपने पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। जो एग्जिस्टिंग पावर रिलेशंस है उनको इन्वेस्टिगेट करना और दूसरे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, फूड सिस्टम में पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करना, सिटीजन्स और कंज्यूमर्स का रोल उसमें इंक्रीज़ करना पार्टिसिपेशन और डिसीजन मेकिंग के अंदर, नॉलेज की डाइवर्सिटी को वैलोराइज करना, उनको मतलब लोगों को, लोकल लोग होते हैं या फिर जो रूरल के लोग होते हैं वहाँ तक नॉलेज को पहुँचाना, ओके। उनको बेनिफिट देना, रिसर्च जो प्रॉब्लम्स है उनको रिमूव करना, ओके। उसके बाद जो कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेटरी रिसर्च करना, जो भी अलग अलग कम्युनिटीज़ है उनको रिसर्च के अंदर लगाना, ओके। जिसके कारण से क्या? डाइवर्सिफाइड सीड्स और इकोलॉजिकल प्रोडक्शंस का डेवलपमेंट होएगा, ठीक है।